अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एसएससी और रेलवे के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री का ही वो टॉपिक है। ठीक है, तो ज़्यादा लेट न करते हुए आइए हम बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, और जानेंगे कि क्या क्या कौन कौन से फेजेस रहे। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उसके बारे में भी हम जानेंगे और डिस्कस करेंगे। डिफरेंट इवेंट्स जो हमारे इस दौरान हुए वो भी डिस्कस करेंगे। और ये आपके जो जितने भी एसएससी और रेलवे एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो इसको जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो पहले हम जानते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो डिफरेंट फेजेस थे वो क्या क्या थे। ठीक है, डिफरेंट फेजेस इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जो पहला फेज था, ठीक है, जो आपका पहला फेज जो हुआ यहाँ पे वो था आपका इरा ऑफ लिबरल्स। क्या कहते हैं हम इसको? इरा ऑफ लिबरल्स। देखिए बहुत ही सुंदर राइटिंग से मैं लिखने जा रहा हूँ आज। तो इरा ऑफ लिबरल्स, और इनका जो इरा ऑफ लिबरल्स का इनका युग कब तक मतलब था 1885, जब आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, वहाँ से लेके 1905 तक ये इरा ऑफ लिबरल्स कहलाता है। ठीक है, मतलब उदारवादियों का युग। ठीक है, फिर जो हम दूसरा हमारा जो फेज़ रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उसे हम कहते हैं इरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। इरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड था इस फेज़ का, जो देखिए क्या है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट डिफरेंट फेजेस हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फेज़ वन है इरा ऑफ लिबरल्स। ये क्या है, फेज़ टू इरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। और इसका जो टाइम पीरियड था वो हम था 1905 से लेके जब तक गांधी जी का युग नहीं स्टार्ट हुआ था 1919 तक। ठीक है, और फिर जो थर्ड फेज़ और लास्ट फेज़ कहा जाता है वो था गांधीयन एरा, जब गांधी जी एक्टिव रहे। जब नेशनल मूवमेंट में गांधी जी एक्टिव थे तो ये उस एरा की बात होती है, गांधीयन एरा। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1919 एडी से लेके 1942 मेनली ये होता है। ठीक है, तो ये तीन फेजेस थे जो आपके नेशनलिज्म का मतलब राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, इसमें आपका तीन फेजेस थे हमारे, एरा ऑफ लिबरल्स, एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म और गांधीयन एरा। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, ये सेकंड फेज जो है ना, हम इसी को स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट फेज में कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है उसमें, बस इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, स्थापना कैसे हुआ और कौन कौन से डिफरेंट सेशन हुए, इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो फर्स्ट सेशन में पढ़ना है, जो कि मात्र एक लेक्चर का काम है। लेकिन जो मेन है वो क्या है, यही दोनों फेज हैं। जो सेकंड फेज और थर्ड फेज है, यही दोनों फेज मेन है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। और यहीं से क्वेश्चन जो होता है, इन्हीं दो फेज से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम यहीं से सेकंड फेज से स्टार्ट करते हैं, एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। और जो एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म में जो पहला इवेंट हुआ, जो पहली घटना हुई, वो हुई 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, पार्टीशन हो गया बंगाल का, ये क्या है, पहला इवेंट है एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म में। और इससे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसे मैंने नोट पॉइंट के तौर पे लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें से कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले जो बंगाल का पार्टीशन हुआ, इसका डिक्लेरेशन, इसकी उद्घोषणा कब हुई? इसकी उद्घोषणा कब हुई, इसको किसने मतलब पारित किया? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, इसकी डिक्लेरेशन हुई, इसका डेट डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। डेट जो है वो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका डेट याद रखिएगा, ये 20 जुलाई 1905 को। तो 20 जुलाई, ऑन 20 जुलाई 1905, ये जो लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने ही पार्टीशन ऑफ बंगाल की घोषणा की थी। इन्होंने ही बंगाल का विभाजन का उद्घोषणा किया था कि बंगाल को हमें विभाजित करना है। किसने किया था ये?
ये वायसरॉय ऑफ इंडिया थे उस टाइम जब 1905 में वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कर्जन। इन्होंने ही घोषणा की थी कि बंगाल का विभाजन हमें करना है। तो ये डेट याद रखिए कब हो गया? 20 जुलाई। तो 20 जुलाई 1905 को इसकी उद्घोषणा हुई, लेकिन तब हो नहीं पाया था। उसके बाद जो रियल में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ वो कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। देखिए आपको पहले तो घोषणा की जाती है ना, किसी भी चीज़ की पहले घोषणा की जाती है, उसके बाद वो लागू होता है। ठीक है, तो घोषणा तो हो गई 20 जुलाई 1905 को, और उसके 3 महीने बाद लगभग 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का जो रियल पार्टीशन हुआ वो हो गया। ठीक है, बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया 16 अक्टूबर। तो इन दोनों डेट्स में जो है, इन दोनों तारीखों में अब कंफ्यूज मत होइएगा। डिक्लेरेशन अलग चीज़ है और उसका लागू होना अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन 20 जुलाई 1905 और उसका लागू होना 16 अक्टूबर 1905। तो ये दोनों डेट्स में कंफ्यूज मत होइएगा। और इस टाइम जो इंडिया के वॉइसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन क्या थे? इन्होंने ही बंगाल का पार्टीशन करवाया था। लॉर्ड कर्जन ये इस टाइम इंडिया के वॉइसरॉय थे। और ये किस नंबर के वॉइसरॉय थे? मान लीजिए आपसे पूछ ले कि ये किस नंबर के वॉइसरॉय थे? ये लॉर्ड कर्जन थे। ये याद रखिएगा, इंडिया के ये 11वें वॉइसरॉय थे। ये इंडिया के 11वें वॉइसरॉय थे। अब ये वॉइसरॉय है क्या? ये क्या है? कौन सी डिज़िग्नेशन है ये वॉइसरॉय? तो याद रखिएगा, जो ये वॉइसरॉय की पदवी आई वो इंडिया में आई किस एक्ट के तहत? ये भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस एक्ट ने वॉइसरॉय की जो डेजिग्नेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, गवर्नमेंट आप यहां लिख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस ईयर का? 1858। 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसी ने क्या किया? इंट्रोड्यूस्ड द डेजिग्नेशन ऑफ वॉइसरॉय। इंट्रोड्यूस्ड द डेजिग्नेशन ऑफ वॉइसरॉय। आप ये लिख सकते हैं अपने नोट में। अच्छा, तो आप कहेंगे 1858 में ही जो है वॉइसरॉय की पदवी की शुरुआत हुई। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले जो वॉइसरॉय थे उनको बोला जाता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो भी 1858 के पहले आपके हेड हुए ब्रिटिश इंडिया के, उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था। लेकिन जब ये एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके बाद से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थी उसको वॉइसरॉय बोला जाने लगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और जो फर्स्ट वॉइसरॉय इंडिया के थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वॉइसरॉय थे। ये भी आप नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। जो फर्स्ट वॉइसरॉय थे इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया कहिए तो ज़्यादा उस टाइम सही रहेगा, क्योंकि उस टाइम क्या था? ब्रिटिश इंडिया था। फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ, लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही आता है, फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये फर्स्ट वॉइसरॉय थे और लास्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये जो था कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा मेन टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। तो ये दोनों डेट आपने पढ़ लिया कि कब घोषणा कब हुई थी और रियल में पार्टीशन कब हुआ था, और उस टाइम वॉइसरॉय कौन था इंडिया का, और इनका टेन्योर क्या था। कभी कभी इनका टेन्योर पूछ लेता है कि बताइए लॉर्ड कर्जन का टेन्योर क्या था, तो वो भी याद रखिएगा कि 1899 से लेकर 1905 तक इनका टेन्योर था। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब देखिए जो बंगाल का विभाजन हुआ वो कितने पार्ट्स में हुआ। तो याद रखिएगा, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन नहीं, द प्रोविंस ऑफ बंगाल। जो बंगाल का प्रोविंस था, जो प्रांत था, ये जो बंगाल का प्रांत था, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। पहला पार्ट जो है उसमें ईस्ट बंगाल, आसाम और चिटगांव, जो आज बांग्लादेश का पार्ट है, ये तीनों पार्ट आपके पहला पार्ट हो गए। और इसकी कैपिटल थी ढाका। जो ये पहला पार्ट
टूटा, जो बंगाल को आपने तोड़ा। उसमें जो पहला पार्ट था जिसमें कि ईस्ट बंगाल और आसाम और चिटगांव थे, इसकी राजधानी थी ढाका। इसकी राजधानी क्या थी? ढाका। और जो दूसरा पार्ट था उससे बोला गया रेस्ट पार्ट ऑफ बंगाल। दूसरे पार्ट को बोला गया रेस्ट पार्ट ऑफ बंगाल, और इसकी कैपिटल, इसकी राजधानी थी कलकत्ता। देखिए यही हैं, यही वो महानुभाव हैं लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने, यही हैं वो महानुभाव लॉर्ड कर्जन जिन्होंने आपका विभाजन किया बंगाल का। इनका टाइम पीरियड था 1899 से लेके 1905। ये इनके वॉइसरॉयल्टी का टेन्योर था, ठीक है, मतलब इस टाइम तक ये वॉइसरॉय थे इंडिया के। तो ये रहे आपका, मतलब कि बंगाल का विभाजन दो पार्ट्स में हुआ। पहला पार्ट जिसमें कि ईस्ट बंगाल, आसाम और चिटगांव था, जिसकी कैपिटल ढाका थी। और जो दूसरा पार्ट था जिसे रेस्ट पार्ट ऑफ बंगाल बोला गया, या रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ बंगाल का, उसकी कैपिटल कलकत्ता थी, ठीक है। तो देखिए मैं आपको मैप भी ले आया हूँ, ये देखिए, ये मैप है आपका जो दो पार्ट में विभाजित हो गया। ये जो आपका स्काई ब्लू कह सकते हो, एक तरह से हल्का ब्लू, ठीक है। ये देख लो, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपका ईस्टर्न बंगाल और आसाम है। ये क्या है? ईस्टर्न बंगाल और आसाम। और दूसरा जो है ये रेस्ट ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये क्या है? रेस्ट ऑफ बंगाल ये है। तो ये बंगाल की ये वो दशा है 1905 से लेकर 1911 तक। तो देखिए एरिया, यहाँ पे पूरा डाटा भी दिया हुआ है, आपको इतना याद करने की ज़रूरत है नहीं। ये मैंने बस फिगर आपको यहाँ पे लेते आया हूँ फिगर, कि आपको थोड़ा सा फिगर के थ्रू भी समझ में आए कि क्या हुआ था, किन दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। तो देखिए क्या है, पॉपुलेशन की बात करें तो जो बंगाल है, मतलब जो रेस्ट ऑफ बंगाल है, इसकी पॉपुलेशन थी 54 मिलियन। ये देखिए पॉपुलेशन दे रखा है ना यहाँ 54 मिलियन। ये ईस्ट बंगाल की पार्ट थी, मतलब पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी ईस्ट बंगाल, रेस्ट बंगाल की। जो ये रेस्ट पार्ट ऑफ बंगाल है ना, बचा हुआ बंगाल है, इसकी पॉपुलेशन है 54 मिलियन। 54 मिलियन जो थे इसकी जनसंख्या थी उस टाइम। और जो ये ईस्ट बंगाल और आसाम थी, इसकी पॉपुलेशन देखिए कितनी दे रखी है, 31। तो इसकी पॉपुलेशन जो थी वो 31 मिलियन थी, इसकी जनसंख्या 31 मिलियन थी। मुस्लिम्स कितने थे? मुस्लिम परसेंटेज देखिए, जो ये पार्ट था इसमें मुस्लिम परसेंटेज कितने थे? इसमें 16.67% मुस्लिम थे। 16.67% मुस्लिम थे, ठीक है। और ये जो ईस्टर्न बंगाल है, इसमें मुस्लिम की परसेंटेज ज़्यादा थी। यहाँ पे 58% जो थे मुस्लिम थे, मुस्लिम जनसंख्या थी, ठीक है। ईस्टर्न बंगाल और आसाम में यहाँ पे 58% मुस्लिम थी। और देखिए जो ये आपका ब्रिटिशर्स का जो मेन मोटिव था वो हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना ही था। ये हमेशा वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चलते थे कि लोगों को क्या करो, डिवाइड करो, हिंदू मुस्लिम में मतभेद डालो और फ़ायदा उठाओ। यही इनका शुरुआत से नीति था। तो यही देखिए यहाँ पे इस तरफ मुस्लिम ज़्यादा होगा, इस तरफ हिंदू ज़्यादा हो गए, तो लोगों में मतभेद तो आएगा ही। तो ये इनके कंक्वरिंग, जो पूरे इंडिया को कंक्वर करने का जो मेन पॉलिसी था इनका, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ही था, ठीक है। तो ये रहा आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल। दोनों डेट देख लिया आपने, किसने किया और किन दो भाग में डिवाइड हुआ, किन दो भाग में डिवाइड हुआ, ईस्ट बंगाल आसाम और रेस्ट पार्ट ऑफ बंगाल। उसमें आपने देख लिया, यहाँ पे एरिया भी दे रखा है किलोमीटर स्क्वायर में। तो इतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको ये फिगर ले आ दिया समझाने के लिए कि बंगाल का विभाजन इन दो पार्ट्स में हुआ था। जो पहला पार्ट था वो आपका ईस्टर्न बंगाल और आसाम है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। और ये आपका सेकंड पार्ट रेस्ट पार्ट ऑफ बंगाल ये है। और ईस्ट पार्ट आपको ये पूछ सकता है कि मुस्लिम परसेंटेज किस पार्ट में ज़्यादा थी, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ईस्टर्न बंगाल और आसाम में यहाँ पे मुस्लिम परसेंटेज ज़्यादा थी। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं रीज़न बिहाइंड पार्टीशन। इस पार्टीशन का जो रीज़न थे वो क्या क्या थे। तो सबसे पहला जो था एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। ऐसा कहते हैं कि जो बंगाल था उस टाइम का था लार्जेस्ट प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का। बंगाल वॉज द लार्जेस्ट प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू बी द एफिशिएंटली एडमिनिस्टर्ड बाय अ सिंगल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मतलब बंगाल जो था ब्रिटिश इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस था, सबसे बड़ा कह सकते हैं प्रांत था, और उसे किसी एक प्रांत की सरकार द्वारा
चलाना, एडमिनिस्टर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था, इसलिए उसका विभाजन किया गया, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज में कहा गया है। लेकिन जो मेन रीज़न, जो इंडियंस लोग मेन रीज़न मानते हैं, ये सेकेंड रीज़न को मानते हैं। ये तो कह रहे हैं कि इंडियन पीपल जो बोलते हैं ये तो बहाना था, लेकिन जो मेन रीज़न था ना पार्टीशन ऑफ बंगाल का, वो ये सेकेंड रीज़न माना जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पीपल। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो टू कर्ब द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल, ठीक है, असल में क्या था कि जो राष्ट्रवाद की भावना उपज रही थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उसका जो आप कह सकते हैं नोडल सेंटर था वो बंगाल ही था। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि बंगाल जो था वो क्या था, सेंटर ऑफ राइजिंग नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़। ठीक है, जो बंगाल क्या था उस टाइम, जितने भी आपका राष्ट्रवादी गतिविधियां हो रही थी उसका सेंटर था। इसीलिए सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी जो गतिविधियां हो रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, वो यहीं से हो रही थी, बंगाल से हो रही थी। तो यहाँ पे जो नेशनलिज्म की भावना लोगों में जागृत हो रही थी, उसको दबाने के लिए बंगाल को विभाजित किया गया। इसलिए इसको क्या किया, क्या दबाने के लिए, इस भावना को, जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही थी, इसे दबाने के लिए हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में मतभेद पैदा किए गए और पार्टीशन किया गया। तो ये दो मेन रीज़न बताए जाते हैं। वैसे तो रीज़न कई ढेर सारे थे, लेकिन जो आपके मेन दो रीजंस हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज और टू कर्ब द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल। क्योंकि बंगाल क्या था, बंगाल जो था वो सेंटर था, जो सारी जितनी भी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी वो बंगाल से ही, बंगाल में ज़्यादा हो रही थी, ये कह सकते हो आप लोग। इसलिए सबसे ज़्यादा बंगाल में देखी जा रही थी, तो इसलिए इसी का विभाजन सबसे पहले करो, इसी में फूड सबसे पहले डालो यहाँ के लोगों में। ठीक है, तो ये दो मेन रीज़न आपके बताए गए, रीज़न बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस बंगाल के विभाजन के बाद क्या क्या इम्पैक्ट हुए, क्या क्या कंसिक्वेंसेज हुए, वो देखते हैं। जब आप विभाजन करोगे तो लोगों में देखिए आक्रोश की भावना तो जन्म होगी। तो यही हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, हमारी आईएनसी थी उस टाइम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो जितने भी बंगाल के राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने इस पार्टीशन का विरोध किया, भरपूर विरोध किया कह सकते हैं आप लोग। और जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे क्या किए, प्रोटेस्ट किए, और इस विभाजन के दिन को, जो 16 अक्टूबर 1905 के दिन, जिस दिन विभाजन बंगाल का हुआ, इसको इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग थ्रू आउट द बंगाल। मतलब पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक का दिन, राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित कर दिया। जो वहाँ के राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय शोक का दिन। ठीक है, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे बंगाल के, उन्होंने इस दिन को राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित कर दिया, डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग थ्रू आउट बंगाल। पूरे इंडिया में नहीं, थ्रू आउट बंगाल ये घोषित कर दिया गया। और इसी के उपलक्ष्य में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मतलब कि जो ये पार्टीशन हुआ था, इसी के विरोध में जो लोगों के बीच दरार ना आए, इसलिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने एक सॉन्ग कंपोज कर दिया, अमार सोनार बांग्ला, जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन गया है। इस सॉन्ग को किसने कंपोज किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था फॉर द ओकेजन। इसी पार्टीशन के विरुद्ध लोगों की एकजुटता को भंग न हो पाए, इसलिए इन्होंने ये अमार सोनार बांग्ला नाम के गीत को कंपोज किया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, विच वॉज संग बाई ह्यूज क्राउड्स हु वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पार्टीशन। और इस अमार सोनार बांग्ला को जो पूरी भीड़ थी जो पार्टीशन के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रही थी, उसने गाया। ठीक है, तो ये अमार सोनार बांग्ला जो है, ये बाद में चल के लेटर, आप कह सकते हो, ये जो अमार सोनार बांग्ला है, ये जो गीत है अमार सोनार बांग्ला, ये आगे चलकर लेटर बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। लेटर बिकेम द नेशनल एंथम, ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन गया।
और ये कब बना? इन 1971, जो 1971 का लिबरेशन वॉर ऑफ लिबरेशन या लिबरेशन वॉर जो बोला जाता है, उसके बाद आपका ये क्या हो गया, अमार सोनार बांग्ला जो है ये नेशनल एंथम बन गया बांग्लादेश का। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, क्या इम्पैक्ट हुआ इस पार्टीशन का? देखिए, एक सेरेमनी, मतलब जो रक्षाबंधन का सेरेमनी त्यौहार मनाया गया लोगों के, जो बंगाल के लोगों के द्वारा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। हिंदू और मुस्लिम्स टाइड द राखी ऑन वन अनदर्स रिस्ट एज अ सिंबल ऑफ द अनब्रेकेबल यूनिटी। जो हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे के रिस्ट पर, एक दूसरे के बाह पे क्या बांधा? राखी बांधा, एज अ सिंबल ऑफ अनब्रेकेबल यूनिटी, की वो अलग नहीं होंगे, भले पार्टीशन हो जाए वो लोग अलग नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखते हुए, इस बात को देखते हुए हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे की बाह पर, एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधा। तो ये जो सेरेमनी ऑफ रक्षाबंधन एक नए तरीके से सेलिब्रेट किया गया लोगों के द्वारा, ताकि लोगों में एकजुटता बनी रहे। ठीक है, ताकि लोग जो है हिंदू मुस्लिम अलग न हों, इसके लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया लोगों के द्वारा। हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी एज अ सिंबल ऑफ अनब्रेकेबल यूनिटी, ताकि लोगों में एकजुटता बनी रहे, उन लोग की एकजुटता न टूटे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। राखी का त्यौहार एक तरह से एक स्पेशल रूप में राखी का त्यौहार मनाया गया लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका था। इसके बाद आपका कोई स्लाइड में कल से है नहीं, ये लास्ट स्लाइड थी। तो ये रहा आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल। बहुत ही छोटा सेशन, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव सेशन आपके लिए ये। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया आज पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए, एक ही एक इवेंट पढ़िए, ज़्यादा आप हैवी लेक्चर लेंगे तो आपके लिए खुद ही बर्डन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक इवेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, आराम से चलेंगे, क्योंकि अभी आपका कोई रिसेंट में एग्ज़ाम तो है नहीं, तो बहुत ही आराम से हम लोग ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे। और आज हमने जो पढ़ा पार्टीशन ऑफ बंगाल, आपको ये यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर एराइज हो जाता है आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, वनडे एग्ज़ाम्स। तो मैंने आपको पढ़ाया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसका दोनों डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, इस इवेंट का दोनों डेट जो है कि कब घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को, और जो रियल में पार्टीशन हुआ वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। किसने किया? लॉर्ड कर्जन। ये इंडिया के 11th वायसराय थे। वायसराय की जो पदवी थी, जो डेजिग्नेशन थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत इंट्रोड्यूस हुआ। और जो पहले वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, फिर मैंने बताया कि बंगाल का जो विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, वो किस दो पार्ट में हुआ। पहला पार्ट ईस्ट बंगाल और आसाम। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, ये जो मैप है ये आपके बहुत काम आएगा। जो पहला पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था आपका ईस्ट बंगाल और आसाम। ये आपका फर्स्ट पार्ट था ईस्ट बंगाल और आसाम। और दूसरा पार्ट जो ये रेस्ट पार्ट ऑफ बंगाल है, ये था जो ईस्टर्न बंगाल और आसाम में, यहाँ पे मुस्लिम परसेंटेज पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और यहाँ पे जो रेस्ट पार्ट ऑफ बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ठीक है, और इनका एरिया आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको दूसरे स्लाइड में कवर कराया था कि ईस्टर्न बंगाल और आसाम, यहाँ कैपिटल जो थी फर्स्ट पार्ट की ढाका रखी गई, और जो रेस्ट पार्ट ऑफ बंगाल था उसकी कैपिटल कलकत्ता रखी गई। यही है लॉर्ड कर्जन, इनका फ़ोटो यहाँ पे था। ये आपका मैप हो गया जो पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये बंगाल की जो दशा थी 1905 से लेकर 1911, ये उसका मैप है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो ये रहा आज का क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमने बताया आपको कि रीज़न क्या थे। रीज़न जो पार्टीशन के थे वो क्या थे? एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। ये माना जा रहा था कि जो बंगाल था उस टाइम का लार्जेस्ट प्रोविंस था इंडिया का। ठीक है, बंगाल का था उस टाइम का लार्जेस्ट प्रोविंस था, और उसे किसी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर करना बहुत ही कठिन हो रहा था, इसलिए उसे विभाजन किया गया, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली। लेकिन जो इंडियन लोग थे वो मानते थे नहीं, ये रीज़न एकदम नकारा रीज़न है। मेन रीज़न तो ये था कि लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना जन्म ले रही थी, और वो सबसे ज़्यादा बंगाल में ही ले रही थी, वहीं पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो वहाँ पे उसको रोकने के लिए वहाँ पे पार्टीशन किया गया, हिंदू और मुस्लिम में फूट डाला गया। ठीक है, ये रीज़न हो गए। और इम्पैक्ट क्या क्या हुआ? जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने इस दिन को 16 अक्टूबर को डे ऑफ नेशनल मोर्निंग, राष्ट्रीय शोक का दिन मनाया।
रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अमार सोनार बांग्ला नाम का एक गीत कंपोज किया, जो कि आगे चलकर 1971 में नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश बन गया। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि और क्या हुआ, और हुआ कि रक्षाबंधन का त्यौहार एक नए तरीके से मनाया गया, ताकि लोगों में एकजुटता, जो लोगों की एकजुटता है, यूनिटी जो है वो ब्रेक ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए हिंदू और मुस्लिम्स ने एक दूसरे की बाहों पर, हाथों पर राखी बांधा एज अ सिंबल ऑफ अनब्रेकेबल यूनिटी ऑफ द बंगालीज। ठीक, तो ये सब आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल का आज का जो लेक्चर रहा वो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कल जो हम पढ़ेंगे या आने वाली जो क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट। इसके बाद जो हुआ वो हुआ आपका स्वदेशी मूवमेंट, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये जो था स्वदेशी मूवमेंट, ये इसके बारे में हम, जो अगला इवेंट हुआ वो हुआ स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो क्लास को छोटा रखेंगे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा अगर लंबा क्लास हो जाता है ना तो वो बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो हमें बोरिंग नहीं रखना, इसलिए देखिए मैंने इमेज भी डाला था ताकि आपको बोरिंग ना लगे। ये देखिए आपका डलहौजी, सॉरी डलहौजी नहीं, ये लॉर्ड कर्जन का भी मैंने इमेज डाला था, डलहौजी। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट जो वाइसरॉयज हैं इंडिया के, वाइसरॉय, ठीक है, और गवर्नर जनरल हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए भी मैं एक सोच रहा हूँ एक स्पेशल क्लास ले आऊँगा कि जो इंडिया के इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल हुए और उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क किया, उस पर भी मैं एक सेशन लाऊंगा जरूर। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एफर्ट्स को सराहिए ताकि मुझे और क्लास और लेक्चर लेने का मन करे। आप लोग तो एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, टेक केयर, गुड बाय।